नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव को लेकर सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी जल्द ही ग्वालियर चंबल की 6 सीटों पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, तो कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ को घेरा है। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव में कमलनाथ ही उनका चेहरा होंगे। उधर सीएम शिवराज ने उपचुनाव से पहले सौगातों का पिटारा खोल दिया है, जिससे कांग्रेस के खेमे का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। हमारी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। उपचुनाव में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस अब बड़े युवा चेहरों को प्रचार में उतारने की तैयारी में है। राज्यसभा सांसद सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उपचुनाव में बुलाया है। प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रदेश में कोई नेता बचा ही नहीं। ग्वालियर चंबल की किलेबंदी, महाराज के गढ़ में दस्तक देंगी प्रियंका। 6 सीटों पर करेंगी रोड शो। प्रियंका के दौरे पर बीजेपी ने किया वार। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी होंगी। उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री तय है। प्रियंका गांधी महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी कि ग्वालियर चंबल में प्रचार करेंगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी दतिया में मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करने पहुंचेंगी और राजस्थान के रास्ते वे ग्वालियर चंबल आएंगी। इस दौरान डबरा, मुरैना, ग्वालियर और बाकी शहरों में वे लोगों से मिलेंगी। प्रियंका के रोड शो का कार्यक्रम रखने के भी प्रदेश कांग्रेस प्रयास कर रही है। कांग्रेस 6 सीटों पर उनके रोड शो कराना चाहती है। एमपी कांग्रेस प्रियंका के दौरे का पूरा प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। आने वाले 1-2 दिन में प्रदेश कांग्रेस इसका खुलासा करेगी। प्रियंका गांधी जी आ रही है वहाँ, मैं सोचता हूँ हो सकता है नवरात्रि में आए और वहाँ दर्शन करें पीतांबरा पीठ के। और इस बीच जो जिले पड़ेंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया जो भी, तो उसमें क्योंकि आएंगी कांग्रेस की महामंत्री हैं, सबसे संपर्क मिलेगी और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी का एक प्रभाव है महिलाओं पे और युवाओं पे, उस सबका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रियंका के दौरे पर बीजेपी का कहना है कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश और प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की कमी से जूझ रही है और ग्वालियर चंबल की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। तो इससे ये तो स्थापित हो ही गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली। पर उनके इस एक्ट से, उनके इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इंपोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इंपोर्टेड होगा। कांग्रेस उपचुनाव के जरिए सत्ता में वापसी का सपना सजोए हुए है। कांग्रेस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कमलनाथ प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को बुलाकर सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन दिग्गजों को रण में उतारकर कांग्रेस महाराज का किला फतेह कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव से पहले प्रदेश में बयानों के बाढ़ चल रहे हैं। बीजेपी इन बाढ़ों के जरिए कमलनाथ पर हमला बोल रही है। दरअसल बीजेपी समझ चुकी है कि अगर उसको उपचुनाव के महासंग्राम में कांग्रेस को मात देनी है तो उसके कप्तान और सेनापति कमलनाथ को टारगेट करना होगा। इसी रणनीति के तहत बीजेपी सरकार के सीनियर लीडर कमलनाथ पर बड़े हमले बोलते हुए नजर आए। उपचुनाव से पहले बीजेपी के निशाने पर नार, कांग्रेस के कप्तान पर हमलों की बौछार। क्या हमलों से बीजेपी की नैया लगेगी पार? जो कांग्रेस कमेटी के सीईओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि उपचुनाव से पहले कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की जांच की ही बात नहीं की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एक और बड़ा आरोप लगाया। तोमर ने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व को करोड़ों की फंडिंग करके मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ पर हमला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी बोला। कैबिनेट मंत्रियों के तेवर से साफ है कि उपचुनाव से पहले वो कमलनाथ पर बयानों के बाण ऐसे ही छोड़ते रहेंगे।
लड़की की जब शादी होती है ना, अच्छा सा लड़का दिखाओ। और जब वरमाला का वक्त आया तो एक 70 साल के एक जो ऊपर केंद्र में फंडिंग करके मुख्यमंत्री बन गया, उसके हवाले मध्य प्रदेश की जनता छोड़ दी गई। जो 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस दर्द को, गरीब की पीड़ा को समझा ही नहीं। और समझते भी तो समझते कैसे? उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, गरीब का दर्द वो कहां से जानते? जो पहले हस्ताक्षर किए मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने, वो ही मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी करके किए। सबसे बड़ा झूठेला, सबसे बड़ा धोखेबाज कोई अगर है इस देश में नेता, तो वो है मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी। कमलनाथ को टारगेट करने पर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो लोग कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं, उनकी नात के सामने कोई हैसियत नहीं है। हमला करने वाले खुद को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी यदि पैदाइशी उद्योगपति हैं तो क्या यह उनका दोष है? कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करने के बाद करोड़पति अरबपति बना है, उनमें कमलनाथ जी शामिल नहीं है। कमलनाथ जी का जन्म ही एक उद्योगपति बेटे के रूप में हुआ है। तो यह बात उनकी पूरी तरह खींच मिटाने की परिकल्पना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। उपचुनाव से पहले बीजेपी ये समझ चुकी है कि अगर उसको कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है तो कांग्रेस सेना के सेनापति कमलनाथ पर बयानों की बमबारी करनी होगी। इसी राह पर बीजेपी के नेता चल पड़े हैं। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे कमल के नाथ पर हमले और तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज ने सौगातों का पिटारा खोल दिया है। एक के बाद एक कई ऐसे ऐलान किए हैं जिससे कांग्रेस खेमे की बेचैनी बढ़ गई। हालांकि कांग्रेस की माने तो ये केवल कोरी घोषणाएं हैं, लेकिन जो भी ऐलान किए हैं राजनीति के जानकारों की नजर में वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। खुला शिव की सौगातों का पिटारा, कांग्रेस खेमे का ब्लड प्रेशर बढ़ा। एक के बाद एक कई ऐलान। बोली कांग्रेस, नहीं है कोई दमदार प्लान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपया करके साल में 6,000 रुपया दिए जाते हैं 3 किस्तों में। अब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं। आप भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। लेकिन आज मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। और इसका सीधा लाभ वो हमारे 80-85 लाख किसान जो अधिकांश योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, उनको मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का किसानों के लिए यह हाल ही में किया गया ऐलान है, जिसमें किसानों को अब पीएम सम्मान निधि के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। 4,000 रुपए राज्य सरकार देगी। इस ऐलान को कांग्रेस के किसान कर्ज माफी की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। यह केवल एक ऐलान नहीं है। पिछले 6 महीने में शिवराज ने हर वर्ग के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। मसलन महिला स्व सहायता समूह को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया। आदिवासियों पर दर्ज छोटे मामले वापस लेने का ऐलान किया। साथ ही आदिवासियों को 22,000 पट्टे भी बांटने का ऐलान हुआ। 33 लाख गरीब परिवारों को खाद्यान्न पर्ची बांटी। साहूकारी एक्ट में संशोधन किया। नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी पर 2% सेस घटाया। प्रदेश में बकाया बिजली के बिल माफ करने का भी ऐलान हुआ। दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की भी घोषणा की गई। गांव, किसान और मजदूर आत्मनिर्भर होगा, सशक्त होगा। और गांव, गरीब और किसान जब आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि खेती और किसान इस देश की रीढ़ है। वो मजबूत होगी तो ही देश मजबूत होगा। और अब तेज गति से गांव, गरीब और किसान तरक्की करेंगे। इन सभी सौगातों का विश्लेषण किया जाए तो महिला, किसान, आदिवासी और गरीब तबके को सरकार ने बड़ी सौगातें दी हैं। इस चुनाव से पहले बीजेपी का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है।
वास्तव में चुनाव महत्वपूर्ण है, चुनाव एक विषय भी है, लेकिन चुनाव तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों के खाते में हम अभी मुझे लगता है 2 दिन में पहुंच जाएगी राशि। तो इसलिए ये चुनावी दृष्टिकोण नहीं है, ये बेसिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संवेदनाओं का दृष्टिकोण है, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति है, किसान खुद है, किसान के हृदय में राहत पहुंचे, उनकी आत्मा को सम्मान मिले, उनकी आत्मा को सुखानुभूति हो, इसलिए यह निर्णय किया है। ये बड़ा निर्णय है, मुझे लगता है ऐतिहासिक निर्णय है मध्य प्रदेश में। सरकार का खजाना खोल देने से कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। सौगातों पर काउंटर करते हुए कमलनाथ पहले कह चुके हैं कि शिवराज जी जेब में नारियल लेकर चलते हैं, कहीं भी फोड़ देते हैं। यानी कांग्रेस ने सौगातों और घोषणाओं को केवल कोरी बताया है। शिवराज जी को अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। जनता समझदार हो चुकी है, जनता जानती है, और ये चाहे कितने भी घोषणाएं करते रहें, कितने भी प्रलोभन देते रहें, कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहें, जनता को मालूम है। और जनता को ये भी मालूम है कि ये जो बातें कर रहे हैं, इसके लिए ना तो इन्होंने कोई बजट में प्रावधान करा है और ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई इनको मूर्त रूप देने की इनकी कोई योजना है। शिवराज हर वर्ग को साधने की कला में माहिर है। उपचुनाव से पहले सौगातों की बौछार ने यह साबित भी कर दिया है। अब काउंटर की बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस इन वर्गों को लुभाने के लिए क्या मजबूत कदम उठाती है, यह जरूर देखना होगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव में कांग्रेस का सारा दारोमदार नई टीम पर रहने वाला है। इस नई टीम में पिछड़े और आरक्षित वर्ग के नेताओं की भरमार है। इस तरह कांग्रेस उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए जाति का सहारा ले रही है। वहीं जाति की चाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उपचुनाव में नाथ ही होंगे चेहरा, वोटर्स को लुभाने जाति का सहारा, पिछड़ा और आरक्षित वर्ग पर कांग्रेस का ध्यान, क्या कामयाब होगा कांग्रेस का प्लान। प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस इन उपचुनाव के जरिए सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस कई रणनीतियों पर एक साथ काम कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही एकमात्र चेहरा रहने वाले हैं। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ग्वालियर का दौरा किया, जिसमें यह बात साफ नजर आई। दूसरी ओर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग और आरक्षित वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने इस वर्ग से जुड़े नेताओं को पहली कतार में रखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पिछड़े और आरक्षित वर्ग के जनाधार वाले नेताओं में से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सचिन यादव और लाखन सिंह यादव को आगे रखकर चुनावी रणनीति पर काम शुरू किया है। कांग्रेस ने इन्हीं वर्ग की आबादी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाई है और उसी के मद्देनजर इन नेताओं को आगे किया जा रहा है। इनका अपने अपने क्षेत्र में जनाधार तो है ही, साथ में समाज में गहरी पैठ भी है। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कमलनाथ जी ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके अंदर मुख्य चेहरा होंगे। हाँ, यह सही है कि आरक्षित वर्ग की सीटें ज्यादा हैं, कई आरक्षित वर्गों की सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। इसलिए सज्जन वर्मा जी से लेके अरुण यादव जी से लेके एनपी प्रजापति, लाखन सिंह यादव, जितने भी हमारे इस वर्ग के नेता हैं, उनको प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका दी जा रही है। उनके चेहरे को भी आगे किया जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो कमलनाथ सरकार ने जो इस वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए जो काम किए हैं, उसको ये ठीक ढंग से जनता तक पहुंचा सकें। वहीं कांग्रेस के पिछड़े और आरक्षित वर्ग पर विशेष फोकस को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी कांग्रेस पर कई आरोप भी लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता बीजेपी का साथ देगी। हमारे लिए भी अच्छा है कि चेहरा ये कमलनाथ जी का रखें। दिग्विजय सिंह तो इनके साथ में है ही। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और श्रीमान कमलनाथ जी, ये दोनों चेहरे, एक नया चेहरा, एक पुराना चेहरा, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, दोनों रहें, ताकि हमें बताने और दिखाने के लिए, किसानों को जताने के लिए, महिलाओं को बताने के लिए, युवाओं को समझाने के लिए आसान होगा कि ये वही लोग हैं, बंटाढार 1 और बंटाढार 2, जिन्होंने धोखा देने का काम किया, ठगने का काम किया। ये प्रतीक के तौर पर हमें चुनाव प्रचार में काम आएंगे, इसलिए चेहरा ना बदलें, अच्छा होगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो चुनाव में राजनीतिक दल हर दांव पेच आजमाते हैं, जिसके जरिए उन्हें जीत मिल जाए। अब कांग्रेस अगर जातिगत आधार पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। मगर कांग्रेस ने भले ही कुछ भी रणनीति बना ली हो, वास्तव में क्या ये नेता मतदाताओं को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा।
दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव में दल बदल का खेल लगातार जारी है, लेकिन अब पार्टियों का विलय शुरू हो गया है। बीजेपी में लोक समता पार्टी और संपूर्ण समाज पार्टी का विलय हो गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दिखावा करार दे रही है। उपचुनाव से पहले नेताओं के बाद अब पूरी पार्टियों का ही दल बदल यानी विलय होने लगा है। मंगलवार को 2 सियासी पार्टियों का बीजेपी में विलय हो गया। पहले लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुए, तो शाम होते होते संपूर्ण समाज पार्टी की पूरी कार्यकारिणी बीजेपी में शामिल हो गई। दोनों ही पार्टियों का विलय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। अपना मंत्र है सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाने। इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के लिहाज से बहुत ज्यादा दखल ना भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत के बीच इनके विलय की चर्चा खूब हो रही है। इसका महत्व इसलिए भी है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेता ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े हुए हैं और वहां राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हैं। भिंड जिले में जो राजकुमार सिंह कुशवाहा जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उसका बहुत बड़ा कारण है, कुछ दिनों पहले राजकुमार कुशवाहा कमलनाथ जी के मंच पर एसएएफ पर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस जो कि दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी है और जो केवल अपने स्वार्थ में व्यस्त है, इस कारण से प्रताड़ित होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा की ओर आ रहा है। भाजपा देश हित में और समाज हित में जो कार्य कर रही है, इससे प्रभावित होकर राजकुमार कुशवाहा हम लोगों के साथ में शामिल हुए। पार्टियों के बीजेपी में विलय होने पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि सभी दल उसके साथ आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस उपचुनाव में जनता कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है। मैंने तो कल तक इस पार्टी का संपूर्ण समाज पार्टी का नाम भी नहीं सुना था, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही सुना है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह के अपने प्रचार में लग गई है। ये दिखाने की नाकाम कोशिश है कि इनके साथ सब आ रहे हैं। कुछ नहीं होना है। जनता जिसके खिलाफ हो, चुनाव के अंदर क्या जीतेगी, और जनता ने मन बनाया हुआ है। जनता कांग्रेस के कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। किसी को भी अपने साथ ले तथाकथित तौर के ऊपर, एक दिखावे के तौर के ऊपर उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और ये चीजें बताती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है मध्य प्रदेश से। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक के दल बदल के बाद प्रदेश में ये सिलसिला लगातार जारी है। उसके बाद कांग्रेस के 3 और विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के पूर्व विधायकों का भी कांग्रेस में शामिल होना जारी है। सुर्खी से पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई। ग्वालियर पूर्व सीट से चुनाव लड़ चुके बीजेपी के दिग्गज नेता सतीश शिकरवार भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि उपचुनाव में जनता क्या इस दल बदल को स्वीकार करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी हुई है या नहीं, इसे लेकर सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन जब विधानसभा में एक सवाल के जवाब में आंकड़े पेश किए गए तो उसे भी सरकार ने खारिज कर दिया और इसे लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा चुकी है। ये वो कागज है जो सरकार ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेश किया है। इसमें लिखा है कि करीब 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। दरअसल 21 सितंबर को एक दिन की विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल तो नहीं हुआ, मगर विधायकों के लिखित सवालों का लिखित जवाब दिया गया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल किया था कि कांग्रेस की सरकार में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ। उसका जवाब यह आया कि करीब 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया, मगर बीजेपी का कहना है कि अधिकारियों ने विधानसभा में गलत जानकारी दी। देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है और उसकी जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। फर्जी सीढ़ी जो कमलनाथ जी लेके घूम रहे हैं, चले मेरे साथ ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश की माटी पर। मैं खड़े होकर के किसानों से कहलाऊंगा कि 2 लाख का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ, जो 10 दिन में होना था। ये अभी चलो, आज चलो, अभी चलो, इसी पल चलो। विधानसभा में जो भी प्रश्न लगाया जाता है उसके जवाब देने की प्रक्रिया होती है।
संबंधित विभाग के अधिकारी जवाब तैयार करते हैं और आखिर में आला अधिकारियों के जांचने के बाद ही वो विधानसभा के पटल पर आता है। ऐसे में कई सारी निगाहों से गुजरता हुआ ये जवाब गलत कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि जवाब गलत है और वो कर्ज माफी के अपने स्टैंड पर कायम है। मेरा और भारतीय जनता पार्टी को सुझाव है कि पहले वो घर में बैठ करके तय कर लें कि किस प्रकार का झूठ, किस प्रकार का प्रोपेगेंडा उनको चलाना है। 3 तरह के अलग बयान आते हैं। एक बयान माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आता है जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ हुआ है। एक बयान कृषि मंत्री कमल पटेल जी की तरफ से आता है जहां पर वो कहते हैं कि हमने ये कभी कहा ही नहीं कि कांग्रेस ने ऋण माफ़ी नहीं करी है। एक बयान जो है लिखित में जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ उसमें लिखित में जवाब आता है कि हाँ ऋण माफ़ी हुई है और 26 चरणबद्ध तरीके से हुई है। 26 लाख से अधिक किसानों का लगभग 11,600 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ किया गया है। तो और अब जो है एक और जिम्मेदार मंत्री सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ऋण माफ़ी नहीं हुई है। किसान कर्ज माफी का मुद्दा ऐसा है जो 2018 के चुनाव से लेकर अब तक सुर्खियों में बना है और उपचुनाव में भी ये मुद्दा लगातार उठता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर किसान कर्ज माफी पर कंफ्यूजन इतना हो चुका है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तय करना आम जनता को कठिन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।